आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। स्वागत है आपका हमारे दुर्ग भिलाई के खास बुलेटिन में। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिना रेडियोलॉजिस्ट बंद पड़ी मशीनें, मरीज परेशान, घोषणाएं बहुत, सुविधाएं नदारद, स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल। जमीन रजिस्ट्री शुल्क बढ़ोतरी, भाजपा कांग्रेस आमने सामने, दुर्ग में भाजपा की प्रेस वार्ता, कांग्रेस ने भी रखा अपना पक्ष। कॉलेज में अब डॉग गाइडलाइन, आवारा कुत्तों पर नई हिदायत, कांग्रेस ने किया विरोध। भिलाई में हनुमंत कथा का ध्वज पूजन, भिलाई में सेवा समर्पण समिति का आयोजन, डिप्टी सीएम विजय शर्मा हुए शामिल। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूं तो राज्य सरकार अपने 2 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य की ओर कई महत्वपूर्ण कार्य करने की उपलब्धियां गिनाते थक नहीं रही हैं। वहीं धरातल की स्थिति इसके उलट दिखाई दे रही है। दुर्ग जिले के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज कंचादुर में मरीजों को बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं है। आपको बता दें कि यहां रोजाना सैकड़ों मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें रेडियोलॉजी की सभी जांचों की सुविधा मेडिकल कॉलेज में न होने के कारण या तो 10 किलोमीटर दूर दुर्ग जिला अस्पताल जाकर घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता है, या निजी केंद्रों में महंगे खर्च पर अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी और सीटी स्कैन करवाना पड़ता है। हमारे संवाददाता ने जब मेडिकल कॉलेज में जाकर स्थिति का जायजा लिया तो पता चला कि पिछले 1 वर्ष से अधिक समय से यहाँ कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, जबकि अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी मशीनें उपलब्ध हैं, लेकिन उनका उपयोग न हो पाने के कारण वे सब कबाड़ बनकर रह गई हैं। हैरानी की बात यह है कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पिछले 1.5 वर्षों में इस मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और कई घोषणाएं की, लेकिन इतनी लंबी अवधि बीतने के बावजूद मरीज आज भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में परेशान है। मेडिकल कॉलेज की यह हकीकत उन सभी उपलब्धियों पर सवाल खड़ा करती है जिनका दावा सरकार करती आ रही है। एक तरफ राज्य सरकार प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति बड़ी दिशा की ओर काम करने की कई दावे करती है, परंतु सारे दावों की पोल दुर्ग जिले के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज कहे जाने वाले सीएम मेडिकल कॉलेज कंचादुर में खुलते हुए नजर आती है, जहां पर प्रत्येक दिन की अगर बात करें तो 500 से ज्यादा, और अगर महीने की बात करें तो प्रत्येक महीने 13,000 से ज्यादा लोग अपना इलाज कराने के लिए सीएम मेडिकल कॉलेज कंचादुर पहुंचते हैं। परंतु जो बुनियादी जो सुविधाएं हैं इलाज के अलावा, जैसे कि रेडियोलॉजी की अगर बात करें तो एक्सरे से लेकर अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी जैसे तमाम जो सुविधाएं जो लोगों को मिलनी चाहिए अस्पताल जो मेडिकल कॉलेज में, वह कई विगत 1 वर्षों से वहां बंद पड़ी हुई है। अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से बीते दो बार जो प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल सीएम मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे और वहां पर कई महत्वपूर्ण घोषणा वहां पर करके गए थे, परंतु आज भी वह घोषणा सिर्फ घोषणा नजर आती है। धरातल पर जो कहानी है वह कुछ और ही बयां करती हुई नजर आती है। परिणाम स्वरूप लोगों को इन सारी सुविधाओं बंद होने के उसमें जिला अस्पताल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, और कई बड़े जो चेकअप जो पॉइंट है वहां पर जाकर लोगों को कई रुपए खर्च करके इन सारे सुविधाओं चेकअप को करवा कर हॉस्पिटल पहुंचना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग का जिस प्रकार की जो सुविधाएं हैं वह धरातल पर दम तोड़ते हुए नजर आने लगी है। अब यह देखना होगा कि किस प्रकार की आगामी दिनों में यहाँ लोगों को इसी प्रकार से भटकना होगा, या फिर स्वास्थ्य विभाग जाकर कुछ इस ओर जाकर रेडियोलॉजी की जितनी भी सुविधाएं हैं वह शुरू करवा पाता है या नहीं। कैमरा पर्सन राज यादव के साथ रवि कुमार सोनकर, दुर्ग, ITN न्यूज। चूंकि ये पिछले सरकार ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को हायर किया, लेकिन इस पर संसाधन जिस प्रकार से होना चाहिए इन्होंने कोई विकसित नहीं किया। अभी मरीजों की संख्या बहुत कम है, उपकरण की भी कमी है। हमने अभी 36 डॉक्टर्स अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ दिए हैं, ताकि यहाँ लोगों की जो मरीजों की संख्या है IPD और OPD बढ़ सके। ये रायपुर की लोड को भी कम करने वाला हॉस्पिटल है, इसको आने वाले समय में हम विकसित करेंगे। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण उपकरण भी नहीं है, CT स्कैन भी यहाँ नहीं है। उसके लिए 8 करोड़ रुपए की लागत से जो CT स्कैन मशीन है उसको हम प्रोवाइड कराएंगे
विगत माह में हमारे यहाँ 13,000 के आसपास ओपीडी की संख्या रही है तथा उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है ओपीडी में। सर, इतने ओपीडी संख्या होने के बावजूद सीएम मेडिकल कॉलेज इतनी बड़ी संस्था है, उसके बावजूद भी यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, क्या कारण है सर? और कब से रेडियोलॉजिस्ट नहीं है यहाँ पे? पूर्व में हमारे यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर तथा 2 एसआर और वही एसआर फिर बाद में हमारे यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे, परंतु कुछ कारणवश उन्होंने यहाँ पे इस्तीफा देकर निजी सेवा कहीं करने का निर्णय लिया है। उसके बाद हमारे द्वारा डीन कार्यालय द्वारा समय समय पर वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया गया है। भिलाई शहर को स्वच्छ और सुंदर और हरा भरा बनाए रखने के लिए नगर पालिका निगम लगातार प्रयास कर रहा है। नगर पालिका आयुक्त राजीव कुमार पांडे के निर्देश पर शहर के सभी प्रमुख उद्यानों में नियमित साफ सफाई और पौधों की सिंचाई का कार्य किया जा रहा है। नगर पालिका निगम द्वारा कुसुम कानन उद्यान, योग उद्यान, राशि उद्यान और हुडको स्थित सुभाष उद्यान सहित अन्य उद्यानों में साफ सफाई और पौधों की देखभाल नियमित रूप से की जा रही है। निगम के नियमित एवं प्लेसमेंट कर्मचारी प्रतिदिन साफ सफाई के साथ साथ रोपित पौधों में पानी की सिंचाई कर रहे हैं, जिससे उद्यानों में हरियाली बनी रहे। इसके अलावा केंद्र सरकार की अमृत मित्र 2.0 योजना के तहत वीमेन फॉर ट्री योजना के अंतर्गत महिला स्व सहायता समूहों द्वारा सभी जोन क्षेत्रों के चिन्हित स्थलों पर वृक्षारोपण किया गया है। महिला समूहों को पौधे की देखभाल, गुड़ाई और सिंचाई की जिम्मेदारी दी गई है, जहां महिलाएं प्रतिदिन पौधों में पानी देकर उन्हें संरक्षित कर रही हैं। भिलाई इस्पात नगरी में जयंती स्टेडियम के समीप मैदान में 25 से 29 दिसंबर तक आयोजित होने वाली दिव्य हनुमंत कथा के लिए ध्वज पूजा कार्यक्रम संपन्न हुआ। सेवा समर्पण समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम और दुर्ग जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। कार्यक्रम में जगदलपुर विधायक और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंह देव भी उपस्थित रहे। इस दौरान विधि विधान से भगवान हनुमान और ध्वज पूजन कर ध्वज फहराया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया। कार्यक्रम का आयोजन सेवा समर्पण समिति की ओर से भव्य रूप से किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और धार्मिक माहौल में कार्यक्रम संपन्न हुआ। पूज्य बागेश्वर धाम से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का यहाँ आगमन होने वाला है। यहाँ उनका प्रवचन और अन्य कार्यक्रम होने वाले हैं। इन समस्त धार्मिक अनुष्ठानों के प्रारंभ में अभी ध्वज को आरोहित करके और कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। यहाँ काम प्रारंभ किया गया है। ऐसी कथा क्या मानते हैं, जिस तरीके से धर्मांतरण लगातार हो रहे हैं, क्या हिंदुओं को जगाने की ऐसी कथाएं लगातार हो रही है? कैसा संदेश जाएगा? इसकी बात अनावश्यक आवश्यक है, इसकी आवश्यकता सदैव है। और धर्मांतरण की जो समस्याएं हैं, धर्मांतरण एक तरह से राष्ट्रांतरण जैसा हो जाता है। एक व्यक्ति जहाँ का रहने वाला है, अचानक वो वहीं का नहीं रह जाता है, उसके अपने सारे पराये हो जाते हैं, उसकी सारी परंपराएं पुरानी हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं और वो स्वयं व्यक्ति अलग सा हो जाता है। ये समाज में बड़ी विरूपता इससे आ जाती है और इसलिए ऐसा आवश्यक है कि हम ये देखें कि अवैध रूप से जो धर्मांतरण की प्रक्रियाएं चल रही हैं वो ना हो। इन्हीं के भी रोकथाम के लिए भी महाराज जी का अनवरत प्रयत्न रहता है। स्कूली शिक्षकों के बाद अब कॉलेजों में पदस्थ प्रोफेसरों के लिए भी आवारा कुत्तों को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज में परिसरों में बढ़ती आवारा कुत्तों की संख्या और छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश जारी किया है। हालांकि इस गाइडलाइन को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी नई गाइडलाइन के तहत कॉलेज परिसरों में मौजूद आवारा कुत्तों के साथ मानवीय व्यवहार करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रोफेसर या कर्मचारी को कुत्तों को भगाने या नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं होगी। अगर कुत्तों से किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो इसकी सूचना नगर निगम या डॉग स्क्वाड को देना अनिवार्य किया गया है। गाइडलाइन में कॉलेज परिसरों में खुले में भोजन डालने पर रोक लगाई गई है। वहीं आक्रामक या बीमार कुत्तों की जिम्मेदारी संबंधित स्थानीय निकाय की होगी। विभाग का कहना है कि इन निर्देशों का उद्देश्य छात्रों और स्टाफ की सुरक्षा के साथ साथ पशु कल्याण सुनिश्चित करना है। लेकिन इस गाइडलाइन को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस नेताओं ने इसे तुगलकी फरमान बताते हुए कहा कि सरकार को शिक्षण संस्थानों की मूल समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, न कि इस तरह के अव्यावहारिक आदेश जारी करने चाहिए।
देखिए, डॉग्स के विषय में जो प्रकरण है वो माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। उन्होंने भी कुछ अपना गाइडलाइंस दी है। एक्चुअली एक हर व्यक्ति एनिमल लवर होता है और उसको होना चाहिए, क्योंकि वो भी, उनमें भी जीवन होता है, उनको भी तकलीफ होती है। तो कभी कभी डॉग्स के साथ लोग बड़ी बेरहमी से पेश आते हैं, जो बिल्कुल गलत है। और आजकल सबसे अच्छी बात है कि जो विदेशी डॉग्स का चलन हमारे यहाँ था, वो विदेशों में भी यहाँ के स्ट्रीट डॉग्स मंगाए गए हैं पालने के लिए। तो पहली चीज तो यह है कि सबसे अच्छा है कि विदेशी डॉग्स को ना खरीदते हुए स्ट्रीट डॉग्स, जो बहुत बड़ी समस्या हमारी सोसाइटी के लिए, लोग घबराते हैं, तो स्ट्रीट डॉग्स को अडॉप्ट करें। तो स्ट्रीट डॉग्स को अडॉप्ट करने से उनकी प्रॉपर केयर होगी और उनकी संख्या भी कम होगी। फिर गवर्नमेंट को एक ऐसी नीति बनानी चाहिए कि जिस तरह से आप पोलियो ड्रॉप बच्चों को पिलाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसी तरह डॉग्स का भी वैक्सीनेशन फ्री में होना चाहिए। भाजपा की सरकार में लगातार तानाशाही फरमान जारी हो रहे हैं, अजीबोगरीब फरमान जारी हो रहा है। पहले स्कूलों के प्रधान अध्यापकों को कुत्ता की गिनती करने, कुत्ता की पहचान करने और कुत्ता भगाने का आदेश जारी हुआ। फिर स्कूल के प्रधान अध्यापक के लिए जीव जंतुओं को रोकने का आदेश जारी हुआ। अब कॉलेज के प्रोफेसरों को भी कुत्ता, बिल्ली और पशुओं को भगाने की जिम्मेदारी दी जा रही है। आखिर ये सरकार कौन चला रहा है? ये आदेश देने वाले लोग कौन हैं? शिक्षा के क्षेत्र में जो काम करने वाले गुरुजन हैं, प्रोफेसर है, जिनका काम बच्चों को पढ़ाई कराकर उनके भविष्य को उज्जवल बनाना है, प्रदेश के भविष्य को स्थापित करना है, ऐसे में पढ़ाई कार्यों को छुड़ाकर उन्हें कुत्ता, बिल्ली, सांप, बिच्छू रोकने और गिनती करने की जिम्मेदारी देना हास्यास्पद है। नेशनल मैथमेटिक्स डे के अवसर पर दुर्ग के शासकीय डॉक्टर वामन राव पाटनकर गर्ल्स पीजी कॉलेज में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व अपर संचालक उच्च शिक्षा डॉक्टर राजेश पांडे उपस्थित रहे। कार्यशाला में महाविद्यालयीन छात्रों ने गणित और जीवन में उसकी उपयोगिता को लेकर विभिन्न मॉडलों की प्रदर्शनी लगाई, जिसे अतिथियों और कॉलेज के प्रोफेसरों ने काफी सराहा। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर राजेश पांडे ने कहा कि अगर गणित को जीवन से जोड़ा जाए तो इसे समझना और भी आसान हो जाता है। उन्होंने यह भी जोर दिया कि गणित को रोचक बनाने के लिए उसके व्यवहारिक अनुप्रयोगों को समझना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि नेशनल मैथमेटिक्स डे श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य गणित के महत्व और उसकी उपयोगिता को विद्यार्थियों और समाज के सामने लाना है। एक्चुअली क्या है कि गणित तो भयभीत होने वाला विषय नहीं है, उसके नाम से भयभीत होते हैं लोग। उसका कारण ये है कि स्कूल लेवल पे उनके कॉन्सेप्ट उतने क्लियर नहीं होते जो कि होने चाहिए। यदि स्कूल में उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो उनको गणित से भय नहीं लगेगा। तो कभी भी वो किसी समस्या या किसी प्रॉब्लम में अटकते हैं तो उनको लगता है ये तो बहुत कठिन है, जबकि ऐसा नहीं है। और आज की जो कार्यशाला थी वो जो हमारे देश के और विश्व के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की आज बर्थ एनिवर्सरी थी के उपलक्ष्य में मनाई गई थी। उनकी बर्थ तो 22 दिसंबर को हुई थी। तो गर्ल्स कॉलेज दुर्ग ने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम जो कि छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा स्पॉन्सर्ड था। महाविद्यालय में नेशनल मैथमेटिक्स डे जो 22 दिसंबर को श्रीनिवास रामानुजन की स्मृति में मनाया जाता है, उसका हम लोगों ने इनोवेशन किया है। और उसमें हमारे गेस्ट आज पूर्व अपर संचालक और जो कि मैथमेटिक्स के एक बहुत जाने माने विद्वान प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर राजेश पांडे, उनको हमने आमंत्रित किया था। तो इस मैथमेटिक्स डे के आयोजन का पर्पस, उद्देश्य ये है कि हर विषय की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है और उसके बारे में जो और भी स्टूडेंट्स हैं, पब्लिक है, उसको भी थोड़ा सा अवेयर और जागरूक होना चाहिए कि दैनिक लाइफ में उनकी क्या महत्ता है। राज्य सरकार द्वारा जमीन रजिस्ट्री शुल्क में की गई बढ़ोतरी और उसमें दोबारा संशोधन को लेकर दुर्ग स्थित भाजपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता को क्रेडा ऊर्जा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी ने संबोधित किया। भूपेंद्र सवन्नी ने राज्य सरकार के विजन को स्पष्ट करते हुए कहा कि आजादी के बाद से अब तक प्रदेश में जमीन से जुड़े कोई ठोस सुधार नहीं हुए थे। धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार द्वारा रजिस्ट्री से पहले क्रेता विक्रेता की पहचान, ऑनलाइन रजिस्ट्री, ऑनलाइन नामांतरण और ऑनलाइन जमीन सर्च जैसी कई सुविधाएं शुरू की गई हैं। इसके साथ ही जमीन की गाइडलाइन दर और वास्तविक बाजार दरों के बीच लंबे समय से चले आ रहे अंतर को समाप्त कर उसे व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है। वहीं इस
फैसले पर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने इसे तानाशाही निर्णय करार देते हुए कहा कि इस फैसले से किसान और मध्यम वर्ग के लोग जमीन खरीदने से वंचित हो जाएंगे। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि जमीन रजिस्ट्री शुल्क को वापस संशोधित किया जाए और जनता के हित में निर्णय लिया जाए। देखिए, आजादी के बाद से लेकर पंजीयन की दृष्टि से कोई बड़े रिफॉर्म इस प्रदेश में हुए नहीं। आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार के नेतृत्व में हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने और उनकी पूरी टीम ने पूरे देश भर में काफी अध्ययन करने के बाद बहुत सारे नए रिफॉर्म लाए। और जिस प्रकार से आप देखे होंगे, सबसे पहले जो रिफॉर्म पंजीयन में लाया गया कि पंजीयन में जिस जमीन की खरीदी बिक्री की जा रही है वहाँ क्रेता विक्रेता दोनों खड़े होकर जमीन को आइडेंटिफाई करते हैं। ऑनलाइन आप जमीन को सारे घर बैठे सर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्री की सुविधा आपको प्राप्त हो गई, ऑनलाइन नामांतरण की सुविधा आपको प्राप्त हो गई। जमीन गाइडलाइन दर में जो 10% से लेकर 850% तक की जो बढ़ोतरी की गई है, ये तानाशाही फैसला है, ये मनमानी है। ये गरीब किसान मध्यम वर्गीय को जमीन लेने के अधिकार से वंचित करना है और इस तानाशाही फैसले के खिलाफ पूरे प्रदेश में आंदोलन हो रहा है, जनता विरोध कर रही है। और जिस प्रकार से भाजपा के नेता इस रिफॉर्म को वापस लेने की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। आज भी जमीन गाइडलाइन दर में जो बढ़ोतरी की गई थी वो ज्यों का त्यों है, उसमें किसी प्रकार से कोई बदलाव नहीं हुआ है। हमारे दुर्ग भिलाई के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।